वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जोनस टेलर है। वो एक डाइवर है और उसकी टीम लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है। और वो ऐसी ही एक बार पानी की गहराई में फंसे एक सबमरीन में से 11 लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। पर उसी दरमियान वहां उनकी सबमरीन पर कोई क्रिएचर आकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोनस की टीम के लोग दूसरी सबमरीन में फंस जाते हैं। जिसके बाद जोनस के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपनी टीम वालों को बचाए या रेस्क्यू करने आए लोगों को बचाए, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अगर जोनस वहां और देर रुकता तो बाकी बचे हुए लोग भी मारे जा सकते हैं। हालांकि जोनस ऐसा नहीं करना चाहता है, पर फिर भी अपनी टीम वालों को वहीं पर छोड़कर बाकी 11 लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। जिसके बाद उस पूरी सबमरीन को वो क्रिएचर तबाह कर देता है, जिसमें जोनस की टीम वाले होते हैं। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। अब यहाँ रिसर्च का काम कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी लेने कंपनी का ओनर जैक मॉरिस यहाँ आता है। जैक यहाँ इस रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर मिनवे और उसकी बेटी सुयोंग से मिलता है। सुयोंग एक डाइवर है और उसे डाइविंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैक इतने एडवांस रिसर्च सेंटर और इसकी बनावट को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। डॉक्टर मिनवे जैक को वहाँ काम कर रहे सभी टीम वालों से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद डॉक्टर मिनवे अपने रिसर्च के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि लोगों को लगता है कि समुद्र की सबसे गहराई वाली सतह मैरीना है, पर इसका किसी को नहीं पता कि वो मैरियाना तो बस एक लेयर है, यानी परत है, जो कि थर्मल गैस से बनी हुई है। लेकिन हमने अपनी रिसर्च में पाया है कि उस लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई है, जिससे हमारी ये पूरी दुनिया आज तक अनजान है, जिसका पता लगाने उन्होंने 3 लोगों की टीम समुद्र के उस हिस्से में भेजी होती है। अब वो टीम उस थर्मल लेयर तक पहुंच जाती है। उस स्पेशल सबमरीन की कैप्टन एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरी है। अब एक सेकंड में वो उस मैरियाना ट्रेंच को पार कर लेते हैं, जहां वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि समुद्र के नीचे सचमुच की दुनिया है और इसे वो अपनी आंखों से देखने वाले पहले लोग हैं। वहाँ उन्हें तरह तरह की मछलियाँ और बाकी जीव देखने को मिलते हैं। वहाँ दूसरी ओर सेंटर में सब ये अद्भुत नजारा देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि इस जगह का पता उन्होंने सबसे पहले लगाया है। अब इसी दौरान उनकी इक्विपमेंट में डिटेक्ट होने लगता है कि कोई चीज उनकी ग्लाइडर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो चीज आकर उनकी ग्लाइडर को जोरदार टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनकी टीम का रिसर्च सेंटर से कनेक्शन टूट जाता है। अब सेंटर में सारे इस मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में उनका हेड स्पेशलिस्ट डाइवर जोन को बुलाने की सलाह देता है। वहाँ एक दूसरा डॉक्टर उसे बुलाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक पिछले प्रोजेक्ट में उसने अपने साथियों को नीचे जानबूझकर छोड़ दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पर आखिरी में जोनस को बुलाने के लिए सबको मानना पड़ता है, क्योंकि आज तक उनकी टीम में से जोनस के अलावा किसी ने भी इतनी नीचे जाकर लोगों को नहीं बचाया। जिसके बाद जोनस को दिखाया जाता है, जो कि अब थाईलैंड में रहता है। जोनस यहाँ अपने घर में एंटर करता ही है कि वो अपने पुराने टीम वालों को देखता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, जो उन्हें इतनी दूर तक उसे लेने आना पड़ा। पर जोनस उनको हेल्प करने से मना कर देता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ उस सबमरीन में फंसी हुई है, तब जाकर जोनस कहीं उनकी मदद करने के लिए मानता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग जोन पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही होती, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, नीचे फंसे लोगों की बचने की संभावना उतनी कम होती जा रही है। इसीलिए सुयोंग बिना किसी देरी किए एक दूसरे ग्लाइडर में बैठकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर मिडवे जोनस को लेकर रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही डॉक्टर मिडवे को पता चलता है कि उनकी बेटी अकेली ही नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने चली गई है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी। इसीलिए जोनस जल्दी से दूसरे ग्लाइडर से वहां जाने की तैयारी करने लगता है, जहां उससे सुयोंग की बेटी मिलती है। सुयोंग की बेटी जोनस से कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मॉम को सही सलामत वापस ले आओगे। जिसके बाद वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ सुयोंग उस टीम तक पहुँच चुकी होती है, और वो दूसरी टीम के लोग उस क्रिएचर की वजह से घायल हो गए होते हैं। यहाँ सुयोंग जैसे ही उस टीम को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, उसकी ग्लाइडर को एक बहुत बड़ा स्क्विड आकर जकड़ लेता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। पर कुछ सेकंड्स में ही वो स्क्विड उसकी ग्लाइडर को रिलीज कर देता है, क्योंकि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा शार्क बढ़ रहा होता है। इतने में जोनस भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शार्क नहीं बल्कि एक मेगलाडॉन है, मतलब शार्क जैसा दिखने वाला, पर उससे कहीं गुना बड़ा। जोनस सुयोंग को वहां से वापस भेज देता है, क्योंकि उसकी ग्लाइडर अब टूट चुका है। जिसके बाद वो उस टीम को रेस्क्यू करने लगता है कि इसी बीच मैग यानी मेगलाडॉन वापस वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर टीम का एक
मेंबर जोनस के साथ जाने से इनकार कर देता है और खुद को दूसरे सबमरीन में बंद कर लेता है और उन्हें वहां से निकलने को कहता है कि तभी मैग शार्क वहां आती है और उसके ग्लाइडर को बुरी तरह तबाह कर देती है। बाकी टीम मेंबर्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोग सही सलामत रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं, जहां दूसरी ओर रिसर्च टीम मेगलोटॉन पर रिसर्च कर रही होती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि ये शार्क की प्रजाति जिसे लोग समझ रहे होते हैं कि धरती से विलुप्त हो गई है, अभी भी समुद्र की उस सरफेस के नीचे जिंदा है। ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अकेले 3 शार्क को इकट्ठे खा सकती है। यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सियोंग की बेटी नीचे खेल रही होती है, जहाँ से समुद्र की खूबसूरती को बहुत आराम से देखा जा सकता है कि वहाँ उसे कुछ महसूस होने लगता है और अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क पहुँच जाती है और उसे खाने के लिए अपने तेज दांतों से शीशे को तोड़ने लगती है। अब बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे उसके पास चले आते हैं और सबको यहाँ ये लग रहा होता है कि वो बच्चे किसी वेल को देखकर घबरा गई है, पर उसी वक्त वहाँ पर मेगलोटॉन फिर से आती है और छोटी वेल मछली को खा जाती है। इसका मतलब ये है कि मैराइना ट्रेंच की लेयर कुछ वक्त के लिए कमजोर हो गई थी जब जोनस का ग्लाइडर वहाँ से निकल रहा था और उसी वक्त मैग भी वहाँ से बाहर निकल गई थी और अब उनको ये डर था कि वो सबके लिए खतरा बन सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ मैग शार्क अपना काम भी शुरू कर चुकी थी। रिसर्च सेंटर के कुछ मील दूर मैग शार्क ने 3 बोट्स को तबाह कर उन पर सवार लोगों को खा लिया था। अब रिसर्च सेंटर की टीम जोनस के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो सब एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो मैग शार्क को बेहोश करेंगे और एक केज में बंद कर देंगे। लेकिन जोनस कहता है कि वो मैग इतना बड़ा है कि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब सब यहाँ कहते हैं कि उस पर एक ट्रैकर लगा देते हैं। अब टास्क यहाँ ये था कि किसी को उसके पास जाकर ट्रैकर लगाना होगा, जिसके लिए जोनस तैयार हो जाता है और उसे एक ट्रैकर दिया जाता है। जोनस अब पानी में उतरता है और मैग के पास आते ही उस पर शूट कर देता है, जिससे ट्रैकर उस पर लग जाता है। अब मैग जोनस के पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर सारे जोनस को अपनी ओर रस्सी से खींचने लगते हैं। यहाँ मैग उनके पीछे ही होता है और जोनस को लगभग खाने ही वाला होता है कि सारे जोनस को जल्दी से बोट पर खींच लेते हैं, जिससे वो बच जाता है। अब उन्हें इससे अंदाजा हो जाता है कि मैग शार्क को अगर नहीं पकड़ा गया तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसीलिए इस टास्क को पूरा करने के लिए एक्सपीरियंस सियोंग को पानी के नीचे एक मजबूत पिंजरे में भेजा जाता है। अब यहाँ पर सियोंग के पास एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन होता है, जिसे उसने मैग शार्क पर शूट करना है। अब यहाँ पर मैग शार्क सियोंग को खाने के लिए उसके केज को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर मैग शार्क यहाँ पर इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा था कि सियोंग जिस केबल से बंधी हुई थी वो टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसका मतलब सियोंग कुछ ही देर में उस मशीन के साथ पानी की सतह तक जा सकती है। इसीलिए जोनस जल्दी से पानी में छलांग लगाता है और सियोंग को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। और अब जोनस जल्दी से सियोंग को ऊपर की ओर ले जा रहा होता है कि मेगा शार्क उन्हें देख लेती है और बस उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोलती है। इसी बात का फायदा उठाकर जोनस उस पर बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी कुछ सेकंडों में ही वो मैग शार्क मारी जाती है। और आगे दिखाया जाता है कि मैग शार्क को ऊपर बोट में निकाल लिया गया है। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने मैग शार्क को पकड़ लिया है और हंसी मजाक कर रहे होते हैं और उनकी टीम का एक मेंबर पानी में होता है कि तभी पीछे से एक और मैग शार्क आती है और उसके साथ साथ मरी हुई मैग शार्क को दबोच लेती है और इन दोनों मैग शार्क के वजन की वजह से बोट डिसबैलेंस हो जाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरी बोट तबाह हो गई है और सभी पानी में है। और इस बात का फायदा उठाकर दूसरी मैग शार्क एक दूसरे टीम मेंबर को अपना शिकार बना लेती है। शार्क से बचने के लिए बाकी सब टीम मेंबर जल्दी से एक बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर मिडवे की मौत हो जाती है। जोनस सियोंग को संभालने की कोशिश करता है। अब वो सब रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां इस रिसर्च सेंटर के ओनर बताता है कि उसने मेगा शार्क को मारने के लिए एक आर्मी बुलाई है और वो अब इस रिसर्च सेंटर को बंद करने वाला है और सारी टीम वालों को यहाँ से सही सलामत निकालने का इंतजाम उसने कर दिया है। जिसके बाद वो खुद यहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसने अभी अभी जो कुछ कहा था वो एक झूठ था। उसने मैग शार्क को मारने के लिए किसी आर्मी को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद शार्क को मारने के लिए वहाँ जा रहा है और इसके लिए उसने बहुत सारे एक्सक्लूसिव और बॉम्ब मंगवा रखे हैं। जिसके
बाद वो समुद्र में पहुंचकर हेलीकॉप्टर से ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ एक शार्क के बहुत बड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मैक शार्क को मार दिया है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर देखकर आए कि वो एक मैक शार्क ही है या नहीं। जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि जिन्हें उन्होंने मारा है वो कोई मैक शार्क नहीं है बल्कि एक व्हेल है। इसी बीच जैक गलती से नीचे गिर जाता है और उसकी टीम मैक शार्क को अपनी तरफ आता देख उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जैक अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैक शार्क व्हेल को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, जिसमें जैक भी उसका खाना बन जाता है। अब यहाँ रिसर्च सेंटर में उस जैक की झूठ की खबर सबको लग चुकी थी, तो जोनस कहता है कि हमें मिलकर उस मैक शार्क को मारना होगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक शार्क बहुत तेजी से एक बीच की तरफ बढ़ रही होती है और उस बीच में बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, जिसके बाद पूरी टीम उस मैक शार्क को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचते मैक शार्क वहाँ पहुँच जाती है। अब इतने सारे लोगों को देखकर मैक शार्क उन पर हमला कर देती है और बहुत सारे लोगों को मार देती है और जोनस अपने ग्लाइडर में बैठकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ मैक शार्क का ध्यान खींचने के लिए वो पानी में एक ऐसा मशीन डालते हैं जिससे व्हेल मछली की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वो शार्क वापस बोट की तरफ आने लगती है। यहाँ जोनस और सेयोंग मैक शार्क का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ही समय में मैक शार्क उनके बहुत करीब आ जाती है। इस बार ग्लाइडर में एक रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया था, जिससे वो मैक शार्क को एक ही धमाके में मार सकते हैं, पर मैक शार्क लगातार उन दोनों ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से जोनस का वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खराब हो गया था। अब यहाँ पर जोनस रुकने वाला नहीं था, वो अपना दिमाग चलाता है और अपने ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए शार्क की नीचे की तरफ से निकालता है कि उसके ग्लाइडर के ऊपर लगी नुकीली चीज शार्क को चीरते हुए जाती है, जिसकी वजह से शार्क बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, पर वो अभी भी जोनस के पीछे पड़ी होती है और उसके ग्लाइडर को तोड़ देती है। अब यहाँ पर जोनस अपने ग्लाइडर की वो नुकीला हिस्सा निकालकर मेगा शार्क पर अटैक करने लगता है और मौका मिलते ही वो नुकीली चीज को शार्क की आंखों पे दे मारता है। शार्क का बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसकी वजह से बाकी शार्क आकर उसे खाने लगती हैं, जिससे यहाँ पर मैक शार्क मारी जाती है। सियोंग अब जोनस को ग्लाइडर के सहारे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने दूसरे मैक शार्क को मार दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।